हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की AMRS एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस। तो उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। इसी के साथ हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज MCQ को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग उसे भी देखिएगा, क्योंकि AMRS में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको आप किसी एक बुक से पढ़ के रट के नहीं दे सकते। आपको उसके लिए समझ डेवलप करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चंस सही होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस की, जिसमें कह रहा है कि किस पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। द मोशन ऑफ डैश बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हो जाएगा फ्रीली फॉलिंग, मतलब कि मुक्त रूप से गिरने वाली कोई वस्तु है, कोई पिंड है उसका। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट, तो ये हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। इसकी शुरुआत होती है इस विद्रोह की 29 मार्च 1857 से। और इस टाइम पे जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना % भाग है वो महासागरों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 97.2% भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है, और वो सलाइन वाटर है, ठीक है, मतलब कि लवणीय जल है। और यदि हम पीने की बात करें तो केवल 3%, ठीक है, केवल 3% पानी ही पीने योग्य है, ठीक है। ये 3% अप्रॉक्सीमेट है, और उसमें भी 2.4% कहाँ मिलता है? ग्लेशियर्स में। और 0.6% पानी है वो मिलेगा हमें नदियों, झीलों और तालाबों में। नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, कब होती है? 1940 में होती है। 19 मार्च 1940 को स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? त्रिदीप चौधरी के द्वारा ये स्थापना की जाती है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है? Which of the following animals have a single opening in their digestive system that serves both as a mouth and a anus? तो ये हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीस। और इस संघ के जो जंतु होते हैं वो चपटे कृमि होते हैं, ठीक है। जैसे कि इनमें कौन कौन आता है? इनमें आता है प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया भी प्लेटीहेल्मिन्थीस का ही एक कृमि है। नेक्स्ट है भारत में जूट फैक्ट्री का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था रिश्रा, पश्चिम बंगाल में किया गया था। कब? 1855 में किया गया था। सकल प्राथमिक घाटा मतलब कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन डैश। तो सकल जो प्राथमिक घाटा होता है वो किसके बीच का अंतर होता है? तो यह सकल राजकोषीय घाटा, और शुद्ध ब्याज देवताओं को हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य MP राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसमें फुलपाती, मटकी एंड जवारा तो MP से संबंधित है, लेकिन लाहो MP का नहीं है। कहाँ का है ये? मेघालय का है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो ये हिंदू कैलेंडर मतलब कि पंचांग के अनुसार बात कर रहा है, तो ये मनाया जाता है पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे मतलब कि कॉपर से अधिक क्रियाशील है, एक्टिव है, रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 नॉलेज ऑफ ICT के, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्विटर के एक संस्थापक हैं? तो ये हो जाएंगे जैक डोरसे, और इन्होंने ट्विटर की स्थापना करी थी 2006 में। लेकिन प्रेजेंट में ट्विटर के जो CEO हैं वो कौन है? वो याद रखिएगा, लिंडा याकारिनो, ये है CEO। नेक्स्ट है कह रहा है कि कंप्यूटर में ALU का फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ऑप्शन C इज करेक्ट।
और यह एक डिजिटल सर्किट होता है, ठीक है, जिसका यूज हम अंक गणितीय और जो तार्किक संक्रिया हैं उनको पूर्ण करने के लिए करते हैं। और जो एलयू होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सीपीयू का एक प्रमुख भाग होता है। एटीएम में टी का फुल फॉर्म, तो एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो टेलर हो जाएगा मतलब ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में रखकर संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं व्हाइल वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की मे बी यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट टू सेंटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में काम करते समय जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में अलाइन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा Ctrl+E का प्रयोग करेंगे। और Ctrl+C का प्रयोग करते हैं हम कॉपी करने के लिए, एंड ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग में कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी तथा नियंत्रण करता है। इन कंप्यूटिंग डैश is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules, तो ये हो जाएगा फायरवॉल। नेक्स्ट है दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, तो ये हो जाएगा HTTP मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका आविष्कार किया गया था नेल्सन के द्वारा, टेड नेल्सन के द्वारा, कब, 1965 में। और TCP एंड IP की बात करें तो ये दोनों ही इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं और एप्लीकेशन प्रोटोकॉल HTTP है। कंप्यूटर पर MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा विंडोज मीडिया प्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें कैस्परस्काई, नॉर्टन एंड अवास्ट, तो ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है लेकिन लिनक्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कौन सा एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है, तो इसमें हो जाएगा OQL। किस प्रकार के ज्ञान में ICT के संचालन के लिए कौशल और विभिन्न तकनीकी उनकी प्रकृति, क्षमता और निर्देशात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीकों के बारे में जागरूकता शामिल है? तो ये कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व्स स्किल्स for operating ICT and also an awareness of various technologies, their nature, potential and the way of using them for accomplishing instructional task। तो इसमें हो जाएगा टेक्नोलॉजी नॉलेज का हम प्रयोग करते हैं, सीधा सा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ICT का साधन नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविजन एंड सोशल मीडिया ये सभी ICT टूल्स हैं लेकिन न्यूज़पेपर नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। स्कूली शिक्षा 2012 में ICT की राष्ट्रीय नीति आती है 2012 और इसके अकॉर्डिंग ICT अवसंरचना में ICT इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी श्रेणियां हैं, तो उनमें है 2 श्रेणी। कौन कौन सी? कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड वन इज डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है ICT किसको और कौन से कौशल को बढ़ावा देता है, तो जो ICT है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग तथा रीजनिंग स्किल्स को बढ़ावा देता है। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में तकनीकी का उपयोग करने को ही शिक्षण में क्या कहते हैं? ICT कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में किसको प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है, तो हम कहते हैं कि बच्चे में क्या व्यवहार संशोधन हुआ है। व्हेन अ चाइल्ड इज मेड टू डेमोन्स्ट्रेट डैश एज अ नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर्स देन वी से दैट द बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हैज टेकन प्लेस इन चाइल्ड, तो इसमें हो जाएगा
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ व्यवहारिक एंड उत्सर्जित व्यवहार। तो जब हम एक बच्चे के व्यवहारिक और उत्सर्जित व्यवहार को समान रूप से प्रदर्शित करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बच्चों में व्यवहार संशोधन हुआ है। ठीक है, कक्षा शिक्षण में व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या है? व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच इन क्लासरूम टीचिंग? सुदृढ़ीकरण के बिना दोहराव सीखने को नहीं बढ़ाता है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि रिपीटेशन विदाउट री इन्फोर्समेंट डजंट इनहेंस लर्निंग। री इन्फोर्समेंट मतलब कि सुदृढ़ीकरण के बिना जो दोहराव है, जो रिपीटेशन है, वो सीखने को बढ़ावा नहीं देगा। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है या व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण से। सेकंड ये कह रहा है कि अवांछनीय मतलब कि अनडिजायरेबल बिहेवियर को समाप्त करने के लिए सजा बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। पनिशमेंट इज नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो यदि हम किसी भी स्टूडेंट्स में अनडिजायरेबल बिहेवियर को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसे हम सज़ा दें तो ये बिल्कुल भी सही प्रभावी तरीका नहीं है। तो इसका दूसरा भी सही हो जाएगा, पहला भी सही हो जाएगा, इसलिए उसका हो जाएगा ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या व्याख्यान विधि मतलब कि लेक्चर मेथड की विशेषताएं हैं? अध्यापक क्या करता है इसमें संपूर्ण पीरियड में एक विषय वस्तु का व्याख्यान या फिर निर्देश देते हैं। इसमें क्या होता है, बिल्कुल पहला सही है। सेकंड कह रहा है कि जो पाठ्य वस्तु है उसको संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है लेक्चर मेथड में, और जो इसमें स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनकर साथ में याद रखने के माध्यम से भी सीखते हैं। तो यस, इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं अबाउट लेक्चर मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के प्रदर्शन विधि के लाभ हैं? मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लाभ हैं टीचिंग में। पहला कह रहा है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है यह सीखने को प्रोत्साहित करता है और छात्रों के हित को बनाए रखने का भी प्रयास करता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि यह व्याकुलता को भी कम करता है और जो स्टूडेंट हैं इनके बीच निरंतर ध्यान को बढ़ावा देता है, अटेंशन को बढ़ावा देगा और उपयोगी शिक्षा के लिए मार्ग भी प्रशस्त करेगा, बिल्कुल सही है ये। थर्ड कह रहा है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों को संदेह को तब और वहाँ के शिक्षक के द्वारा साफ किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रदर्शन के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी संदेह हुआ तो उसको उसी टाइम पे टीचर के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ये नहीं कि संदेह आज हुआ तो उसे दूर किया जाएगा कल, नहीं, उसे उसी टाइम पे दूर किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कि बच्चों में दृष्टिकोण के विकास को प्रभावित नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड इन चिल्ड्रन? साथियों का समूह तो बहुत प्रभावित करता है बच्चों में, होम घर भी प्रभावित करता है, स्कूल भी प्रभावित करता है, लेकिन जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बच्चों में दृष्टिकोण के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है, कैसे बन सकता है? क्या यदि उनको पढ़ाने में सच्ची दिलचस्पी हो तो वो अच्छा अध्यापक बन सकता है? वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, या उनकी शैली अच्छी हो, या फिर अपना विषय जानता हो। तो देखने में तो सभी सही लग रहे हैं, सभी पॉजिटिव भी लग रहे हैं, लेकिन हमें मोस्ट सुटेबल आंसर को चूज करना है। तो इसमें होना चाहिए कि वह अपने विषय का सबसे अच्छा जानकार हो, ठीक है, अपने विषय को बहुत अच्छे से जानता हो, तो वह अच्छा अध्यापक बन सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक शिक्षिका मतलब कि एक टीचर अपने अध्यापन में श्रव्य दृश्य सामग्री का सहयोग और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है। क्यों करती है? क्योंकि वह चाहती है कि जो ज्ञान वृद्धि है उसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग हो, इसीलिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बच्चों के संबंध में मूल्यांकन की जानकारी एकत्रित करते समय, इवोल्यूशन की जानकारी हमें इकट्ठा करते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि अपने दिमाग में रखने चाहिए एज अ टीचर? पहला तो कह रहा है कि यदि हम बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो उस समय जानकारी एकत्र करने के स्रोत क्या है, क्या इसको अपने माइंड में रखना चाहिए? तो नहीं, इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि किस तरह से जानकारी एकत्रित की जा सकती है, यह सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि किस तरह की जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए। पहले तो हमें इवोल्यूशन करते समय किस तरह की जानकारी चाहिए, और अगर पता चल गया कि किस तरीके की जानकारी चाहिए तो हमें किस तरह से उस जानकारी को प्राप्त करना होगा। तो इसका हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। प्रयोग करना आकलन का एक ऐसा संकेतक है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी
संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है तो ये हो जाएगी हस्तपरक गतिविधि। एक मानक परीक्षण विधि में निम्नलिखित गुण आवश्यक होने चाहिए। कौन कौन से? तो इसमें होनी चाहिए वैधता, विश्वसनीयता तथा व्यवहार्यता होनी चाहिए। अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है कि अधिगम व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान होता है तो ये हो जाएंगे वाइगोत्स्की। ब्लूम वर्गीकी के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव क्षेत्र में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संचार को उसके घटक भागों में विभाजित करके उनके बीच संबंधों को प्रकट करता है? तो इसमें हो जाएगा एनालिसिस। तो यदि हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले ब्लूम बात करते हैं नॉलेज की। सबसे पहले आएगा नॉलेज, फिर उसके बाद उसके बोध होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उसका अनुप्रयोग कैसे करना चाहिए उस नॉलेज का, एंड फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? संश्लेषण मतलब कि सिंथेसिस करना चाहिए, एंड सबसे लास्ट में आता है एवोल्यूशन। ऐसा है ब्लूम की टेक्सोनॉमी में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी एनालिसिस। निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? तो ये हो जाएगा प्री कन्वेंशनल लेवल पर। नेक्स्ट है वन का दौरा करने से बालक में निम्नांकित से क्या विकसित होगा? तो उसमें डेवलप होगा सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी, आत्मनिरीक्षण क्षमता डेवलप होगी। किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं विद्यालय में किसकी अपेक्षा रखते हैं? तो वो इमोशनल सपोर्ट की। काम को संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या में शामिल करने से किस प्रकार बच्चों को हर परिस्थिति में मदद मिलती है? तो बच्चों को सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है, इससे बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे ऐसे कौशल सीख लेते हैं जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। थर्ड कह रहा है कि बच्चों को काम के साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने का भी अवसर मिलता है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता के आंतरिक स्वरूप को देखकर सही प्रकार का शिक्षक किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता करता है? तो वह अपने स्वयं के अनुमानित मूल्यों और अधिरोपणों का अवलोकन करना और समझना, ठीक है, टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड हिज और हर ओन सेल्फ प्रोजेक्टेड वैल्यूज एंड इम्पोजिशंस, और दूसरा कि उसके बारे में और उसकी अपनी इच्छाओं के बारे में अनुकूलन प्रभावों से अवगत होना। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण मतलब कि इफेक्टिव टीचिंग में प्रमुख व्यवहार है? तो ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मतलब कि निर्देशात्मक विभिन्नता। नेक्स्ट है एक शिक्षक के रूप में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले बच्चों में स्वस्थ आदतों का निर्माण कैसे करना चाहिए? तो उन्हें सकारात्मक आत्मसम्मान, प्रभावी संचार के महत्व को सिखाकर और जर्नल में अपने विचार लिखकर। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। निम्नलिखित में से खेल मतलब कि प्लेवे विधि में अध्यापक की भूमिका क्या नहीं है? तो वह जो टीचर होता है अधिगम वातावरण सृजित करता है, क्रिएट करता है लर्निंग एनवायरनमेंट, प्रासंगिक गतिविधियों को सरल से जटिल तक व्यवस्थित भी करता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो अधिगम क्रियाकलाप है उनको सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित करता है। तो जो लर्निंग एक्टिविटी है उनको सरल से जटिल की ओर ये व्यवस्थित नहीं करता है प्ले मेथड में टीचर। तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। खेल क्रियाकलाप के माध्यम से जो छात्र हैं इनका मूल्यांकन भी करता है एक टीचर। तो यस, इसका डी करेक्ट है, इसका गलत है ओनली सी। निम्नलिखित में से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ग्रुप लर्निंग की कौन सी एक विशेषता नहीं है? बौद्धिक चिंतन के माध्यम से, बौद्धिक चिंतन मतलब कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तो पहला सही है। यदि हम ग्रुप लर्निंग करेंगे तो क्या होगा? बौद्धिक चिंतन होगा और उसके माध्यम से अधिक और अलग अलग विचार भी डेवलप होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि इससे क्या होगा कि गलतियों की पहचान की जाएगी और उन्हें आसानी से सुधारा भी जाएगा। यस, बिल्कुल सही है। ग्रुप लर्निंग में ज्ञान तथा अनुक्रम को साझा करना भी आसान होगा, ये भी करेक्ट है। डी कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी गति से दिया गया काम करेंगे, तो अपनी गति से अपना दिया गया काम नहीं करेंगे, ऑप्शन डी गलत है।
और इसमें कौन सा गलत है ये पूछा था, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अधिगम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक की जो व्यवहारवादी विधि है, मतलब कि बिहेवियरिस्टिक मेथड है, वह किस रूप में प्रयुक्त हो सकती है, तो वो हो सकती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब कि आत्म परिचय के रूप में। निगमनात्मक मतलब कि डिडक्टिव अप्रोच क्या है, तो वह टीचर सेंटर्ड मेथड है। शिक्षण की प्रदर्शन पद्धति में शामिल दिए गए चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है तथा सही संयोजन का चयन करना है। प्रदर्शन पद्धति की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो हम किसी भी चीज़ के लिए प्लान बनाएंगे, प्लानिंग आएगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा ऑप्शन डी, और डी सिर्फ किस में है, ऑप्शन ए में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, फिर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, एंड देन हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि प्रदर्शन करेंगे, एंड देन हम ब्लैक बोर्ड का यूज करके समझाएंगे, एंड सबसे लास्ट में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपाइलेशन मतलब कि जितना भी पढ़ाया है उस सबको कंपाइल करके बताएंगे। तो इसका हो जाएगा DAEBC। निम्नलिखित में से क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन अनौपचारिक रूप से अनेक तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है। तो पहला तो करेक्ट है ये। सेकंड कह रहा है कि वैयक्तिक सामाजिक गुणों का आकलन के संकेतकों और जांच सूची के आधार पर किया जाता है, तो इसका बी भी गलत है। सी कह रहा है कि शैक्षिक क्षेत्रों का आकलन केवल विश्वसनीय निर्णय पर पहुंचने के लिए औपचारिक रूप से किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी गलत है और इसमें गलत ही पूछा है। डी की बात करें तो ये कह रहा है कि विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन में विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं, तो यस इसका डी करेक्ट है, इसका गलत है ओनली सी। नेक्स्ट है नैदानिक और रचनात्मक आकलन के दो चरण हैं। डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट आर टू फेजेज ऑफ, तो ये हो जाएंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन के दो चरण हैं ये। निम्नलिखित में से क्या एक समप्राप्ति परीक्षण मतलब कि अचीवमेंट टेस्ट का एक कार्य नहीं है। यह जानना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये आता है अचीवमेंट टेस्ट में। ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना करना भी आता है। अधिगम कठिनाइयों का निदान करना भी आता है। भावी सफलता स्तरों की भविष्यवाणी करना, फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं शामिल इसमें, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सही कथन की पहचान करना है। पहला कह रहा है कि रचनात्मक आकलन में विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन करने की सर्वाधिक परंपरागत मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका पहला पूरी तरह से गलत है। ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड का प्रयोग नहीं करते इसमें। रचनात्मक आकलन के परिणामों का प्रयोग छात्रों को रैंक देने के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। रैंक देने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते। रचनात्मक आकलन जो है ये छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड क्या है उनकी पहचान करता है, ताकि वे स्वयं का आकलन कर सकें और यह समझ सकें कि किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। तो यस इसका ऑप्शन सी पूरी तरह से सही है। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नांकित में से किस प्रकार के मूल्यांकन से बालक की दुर्बलता यानी कि कमजोरी दूर होती है, तो ये हो जाएगी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। प्राथमिक स्कूल के स्तर पर छात्रों की गणित में श्रेष्ठ निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे अधिक सहायक होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन विल हेल्प मोस्ट इन इंश्योरिंग गुड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स एट प्राइमरी स्कूल स्टेज। प्राइमरी स्कूल की बात करें तो हो जाएगी ओरल तथा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बात करेंगे पार्ट 5 डोमेन नॉलेज की, जिसमें पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के संबंध में गलत है। देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट स्पीकर्स, मतलब कि वक्ताओं के बिना कोई भाषा नहीं है। पहला तो सही है लेकिन इसमें पूछा है गलत। दूसरा कह रहा है कि भाषा केवल संचार का साधन है, गलत है इसमें। किसी भी वक्ता की मदद के बिना शब्दकोश तैयार किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। और इसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड।
अनुक्रमण मतलब कि सीक्वेंसिंग पढ़ने की किस गतिविधि में आता है? तो ये आता है सुनने तथा पढ़ने में, लिसनिंग एंड रीडिंग में। नई शब्दावली को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं? तो उसमें प्रयोग करते हैं हम गेसिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि संदर्भ से अनुमान लगाते हैं। सॉर्टिंग नहीं प्रयोग करते, तो इसका हो जाएगा ओनली वन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूत्र भाषा में क्या होता है? तो इसमें सरल अभिवादन, सिंपल ग्रीटिंग्स होती हैं एंड रूटीन्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। किस निम्न में से किस अवसर पर बच्चों की पहली भाषा का उपयोग करने का निर्णय लिया जा सकता है? तो यह पूर्वानुमान लगाकर कि कहानी में आगे क्या होगा, साथ में अधिगम रणनीतियों पर विचार विमर्श करके भी, तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट है नई शब्दावली मतलब कि न्यू वोकैब को पेश करने के लिए तकनीकों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किस चरण का पालन करना चाहिए? उपर्युक्त तरीकों में से इसके अर्थ को स्पष्ट करके शब्द को प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि यदि कोई बच्चा इस शब्द को जानता है तो उसे यह कहने के लिए कहें और सही होने पर उसे मॉडल के रूप में भी उपयोग करें। तो यस, इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। वाक्य स्तर पर लेखन गतिविधि के अंतर्गत क्या शामिल है? वाक्य स्तर पर लेखन मतलब कि राइटिंग एट सेंटेंस लेवल में क्या शामिल है? तो इसमें कैप्शन फॉर पिक्चर्स मतलब कि तस्वीरों के लिए शीर्षक आता है, बिल्कुल सही है। इसमें मेन्यू मतलब कि शॉपिंग लिस्ट नहीं शामिल है, इसका हो जाएगा ओनली वन। कौन सी बोलने की गतिविधि जोड़े या समूहों में की जाती है? इसमें अक्सर विद्यार्थियों के द्वारा सवाल पूछे और जवाब दिए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे इंफॉर्मेशन गैप में। शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना एकाकीपन में किया गया पठन पढ़ने के लिए रुचि विकसित करने में मदद करता है और सीखने वाले को एक स्वतंत्र पाठक बनाता है। तो यह किस प्रकार की पठन रणनीति है? तो ये हो जाएगा व्यापक पठन है। विद्यालयी कक्षा में अत्यंत प्रारंभ में बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है? तो वो हो जाएगा अपनी स्वयं की भाषा की क्षति में। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू शेयर नॉलेज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में सकल नामांकन अनुपात कितना % बढ़ाने का लक्ष्य है? तो ये हो जाएगा 50% बढ़ाने का लक्ष्य है। 50%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से? 2018 से मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 5 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है केस अध्ययन मतलब कि केस स्टडी आधारित शिक्षा शास्त्र का मुख्य लाभ क्या है? तो यह छात्रों में आलोचनात्मक सोच मतलब कि क्रिटिकल थिंक और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। केस स्टडी निम्नलिखित में से क्या क्षमता आधारित उपागम मतलब कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की एक विशेषता नहीं है? पीयर इंटरैक्शन एंड असिस्टेंस होता है इसमें। अपनी ही गति से अधिगम होता है। लर्निंग एट ओन प्लेस होता है इसमें। लर्निंग एट ओन पीस होता है, बिल्कुल सही है। गुणन तालिका चार्ट का अभ्यास करना यही क्षमता आधारित उपागम में नहीं शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें गोल डायरेक्टेड लर्निंग होती है, लक्ष्य निर्देशित अधिगम होता है इसमें। अनुभवात्मक अधिगम में अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित में से क्या नहीं होती है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग में तो सकारात्मक और गैर प्रधानता तरीके से अधिगम को अनुभव तक पहुंचाना, यही एक टीचर की भूमिका नहीं होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें टीचर क्या करता है कि विद्यार्थियों को उस अनुभव की पहचान करने में सहायता देता है जिसके प्रति वह व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं प्रासंगिक और अर्थपूर्ण संसाधन ढूंढने के लिए भी कहता है इसमें टीचर। और शिक्षण के शैक्षणिक और प्रोत्साहन देने वाले पहलुओं के बीच भी एक संतुलन की भावना का पता भी लगाने के लिए कहता है एक टीचर। नेक्स्ट है संपूर्णवादी अधिगम के विचार से क्या तात्पर्य है? होलिस्टिक लर्निंग इम्प्लाइज
तो ये हो जाएगा कि जो बालक है उसके सर्वांगीण विकास हेतु पढ़ाना ही कहलाता है होलिस्टिक, मतलब कि संपूर्ण विकास। आप ऐसा पढ़ाओ कि किसी भी स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास हो, ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो। प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने से क्या अभिप्राय है कि जो मानव विकास है उसमें प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। केस स्टडी आधारित शिक्षा शास्त्र में छात्र कैसे सीखते हैं, तो वो वास्तविक जीवन के परिदृश्य का विश्लेषण एनालिसिस करते हैं और चर्चा करके सीखते हैं केस स्टडी में। एक अर्ध क्रियापरक शैक्षणिक उपागम में शिक्षक को किस प्रकार के खेल का उपयोग करना चाहिए। इन अ सेमेंटिक पेडागोजिकल अप्रोच व्हाट टाइप ऑफ प्ले शुड द टीचर यूज, तो उसे यूज करना चाहिए ट्रेनिंग एंड मॉडिफिकेशन, प्रशिक्षण एंड संशोधन का। क्लासरूम अध्यापन में समूह गतिविधि का क्या उद्देश्य है, तो हो जाएगा अधिक से अधिक बच्चों को अधिगम में भाग लेना। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी गतिविधियों का एक गुण नहीं है। एक ही संस्थान के छात्रों के भीतर देशभक्ति और एकता बनाने में यह मदद करता है, पहला तो है। सेकंड कह रहा है कि ये विद्यार्थियों पर अत्यधिक मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, ये नेगेटिव है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है। सी कह रहा है कि छात्रों को खेल, टीम और अन्य संस्थान के प्रशिक्षकों के संपर्क में आने में भी मदद करेगा ये। साथ में ही खेल के क्षेत्र में छात्रों के लिए विभिन्न आजीविका के अवसर भी प्रदान करेगा। इसमें सिर्फ गलत है ऑप्शन बी। अनुभवात्मक अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए कि छात्रों में व्यवहारिक कौशल, आलोचनात्मक सोच तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देना। किसके स्थान पर NEP 2020 आई है, तो ये हो जाएगी NEP 1986 के स्थान पर आई है। अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया था, तो वो दिया है NEP 2020 ने। नई शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत अधिगम परिणाम के परीक्षण की श्रेणी में कौन सी कक्षाएं हैं, तो इनमें है 3, 5 एंड 8। NEP 1986, 1992, 2005 एंड 2020 में विभिन्न नीतियां बनाई गई। शिक्षा मंत्रालयों और अन्य अधिकारियों के द्वारा बनाई गई इन सभी नीतियों को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के किस आयाम के तहत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है, तो ये है पॉलिटिकल, मतलब कि राजनीतिक श्रेणी में। बाल वाटिका क्या है, तो हो जाएगा ग्रेड 1 से पहले 1 वर्ष तक का कार्यक्रम है बाल वाटिका। अब हम बात करेंगे पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की, जिसमें पहला क्वेश्चन हिंदी से है कि एकमात्र सहारा होने का क्या अर्थ हो जाएगा। इस मुहावरे का अंधे की लाठी होना। धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो इसमें है अव्ययी भाव समास। परमार्थ का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा परम प्लस अर्थ, और इसमें है दीर्घ संधि। बढ़ा चढ़ाकर कहने का क्या अर्थ है, अतिशयोक्ति है। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या है, यह एक प्रकार की अतिशयोक्ति है। कामदेव का पर्यायवाची, तो ये हो जाएगी मनोज, ये हो जाएगा मनोज। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है, तो इसमें जो उचित है, उचित यही एक प्रकार का विशेषण है और यह गुणवाचक विशेषण है। लड़कपन, कठोरता तथा घबराहट ये सभी संज्ञाएं हैं। यह कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना, तो यह एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यदि आप आए तो वो हो जाएगा निजवाचक, और यदि मैं और तुम हो तो वो हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और जो सो हो तो उसे हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अवर का विलोम हो जाएगा प्रवर। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो वो क्रिया के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते। कंचन एक कृशांगिनी युवती है, तो इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, तो इसमें शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि कृशांगिनी के साथ युवती का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें होना चाहिए कंचन एक कृशांगी है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की, जिसमें पहला है इडियम। एग ऑन का अर्थ क्या होगा, इनकरेज करना। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ हाई साउंडिंग वर्ड्स हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, तो फेल फ्लैट का इडियम क्या होगा, फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज
एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वन वर्ड बताना है। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, तो इसे कहते हैं हम एपिटॉफ। एपिटॉफ मतलब कि क्या होता है, कब्र लेख, जो कब्र पर लेख लिखा जाता है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो कंसाइज है यही गलत लिखा है, क्योंकि इसका हो जाता है कॉन्साइज ना कि कंसाइज। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनिम बताना बेसिकली स्टर्न का, तो ये हो जाएगा स्टर्न मतलब कि सख्त या कठोर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लाइट। सेलेक्ट द सिनोनिम। डेफर का सिनोनिम हो जाएगा, डेफर मतलब कि टालना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिले करना। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस दिया है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम बाय द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, तो इसमें हो जाएगा द एयरपोर्ट सिक्योरिटी रिफ्यूज हिम एडमिटेंस, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस क्या है, मोर देन 30 पीपल वर अरेस्टिंग ऑन सस्पिशियन ऑफ टेररिज्म ऑफेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे जो वर अरेस्टिंग है यही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा वर अरेस्टेड, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक है, द डॉक्टर ऑफ्टन मेड हिज पेशेंस डैश फॉर लॉन्ग, तो हो जाएगा वेट फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट है अगेन फिलिंग द ब्लैंक है, व्हेन आई रिटर्न्ड होम फ्रॉम वर्क आई फाउंड माई सन वीपिंग, तो इसमें हो जाएगा वीपिंग बिटरली, बिटरली मतलब कि फुट फुट कर। नेक्स्ट हिंदी है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कलकत्ता में। कब हुई थी, 1800 में हुई थी। किसके द्वारा की जाती है, विलियम वेलेजली के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन रचनाकार उत्तराखंड के नहीं है, तो इसमें धर्मवीर भारती नहीं है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सुमित्रा नंदन पंत एंड लीलाधर जोकुड़ी, इनका संबंध उत्तराखंड से है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, करेक्ट है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव ही नहीं है, ये भी सही है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है। जो अलंकार है इनसे काव्य में रोचकता और प्रभाविष्णुता आती है, तो इसका सभी सही है, ओनली सी गलत है। छप्पय यह किस प्रकार का छंद है, तो यह विषम छंद है, विषम मात्रिक छंद है, और इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। छप्पय में 6 चरण होते हैं, जिसमें से पहले 4 चरण, जो पहले के 4 चरण होते हैं वो रोला छंद के हैं, लेकिन जो अंतिम के 2 चरण होते हैं वो उलाला छंद के हैं। स्थायी भावों की संख्या, तो ये हो जाएगी 9। नेक्स्ट है नव ओढ़ा का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगी नव प्लस ओढ़ा। गौशाला में कौन सा समास है, इसमें है तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है, तो ये हो जाएगा ऐ। तो ये बनता है अ प्लस ए से मिलकर ऐ, ये हो जाएगा संयुक्त स्वर। भविष्य काल के कितने भेद हैं, तो इसमें है 3 भेद। कौन कौन से, सामान्य भविष्य है एक, दूसरा है संभाव्य है मतलब संभावना है, दूसरा है हेतु मध्य भविष्य। नेक्स्ट है राम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, तो इसमें है कृतवाच्य। तो हम लोगों ने आज EMRS के 7वें प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे इसे, और यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।